हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम हिंदी पेडागोजी से लिए हुए हैं। यहाँ से हर बार आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 से 6 प्रश्न आपको इस 1-2 चैप्टर से मिल जाएगा C-TET में। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के क्रम में किस तरह से इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे। पिछले कई वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से एक ही प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर है भाषा, अधिगम एवं अर्जन। इसमें भाषा पर जिक्र करेंगे, फिर अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। अधिगम और अर्जन से कई प्रश्न जो है रिपीट कर दिया जा रहा है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। देखिएगा, आंसर जो है ना, आपका प्रश्न जो है, आप अपने प्रश्न का आंसर एकदम डायरेक्टली बड़ा आसानी से मार दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग भाषा। पहले भाषा तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं इस चीज़ को कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा हम उसे कहते हैं जो अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें और दूसरों के भावों और विचारों को हम समझ पाएँ। ये क्या कहलाता है? भाषा। ये तो भाषा की परिभाषा हम लोग बच्चे से ही पढ़ रहे हैं। और यदि भाषा की बात करें तो भाषा के बारे में पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, फिर जाके चॉम्स्की क्या कहते हैं, उसका भी पूरा जिक्र करेंगे और वहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 वर्ड जो है इसमें, एक भाषा, दूसरा एक भाषा, अधिगम और अर्जन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो भाषा देख ली। और ऐसे भी हम लोग देखें कि भाषा का जो रूप होता है वो 3 रूप होता है भाषा का। कौन कौन सा होता है आप लोग जानते भी होंगे। शॉर्ट में चलते हैं इसको। मौखिक, लिखित और तीसरा सांकेतिक, या इसको मूक भाषा भी कहते हैं हम लोग। मूक मतलब होता है गूंगा। मौखिक भाषा हम उसको कहते हैं जब अपने भावों विचारों को हम मुख के द्वारा बोल कर प्रकट करते हैं, या दूसरों के बोले हुए मुख के द्वारा जो बोल रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं, तो ये भाषा मौखिक कहलाती है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो ये हमारा मौखिक भाषा है। आप सुन पा रहे हैं, मौखिक भाषा हो गया। मौखिक भाषा के कई उदाहरण हैं, जैसे आप टीवी हुआ, रेडियो हुआ, इस पर न्यूज़ सुन रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हो गया। कहीं नेताजी का भाषण चल रहा है तो वो आपका मौखिक भाषा हो गया। थोड़ा सा आँख में इन्फेक्शन हो गया है जिसके वजह से मेरा आँख थोड़ा सा 1.25 आँख दिखता होगा, आप लोग डोंट माइंड, हम लोग कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। तो मौखिक में क्या हुआ कि जो हम मुख से बोलकर या दूसरे के द्वारा मुख से बोले हुए भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, उसके विचारों को, उसको हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा, इसी को हम लिखित कहते हैं जो लिखा हुआ हो। जैसे बोर्ड पर हम लिख दिए कि ये लिखित है, ये मौखिक है, ये भाषा है, अधिगम है, अर्जन है, तो ये आपका लिखित भाषा हुआ। और लिखित भाषा जैसे कि कुछ भी बुक में कहानी है, कविता है, वो आपका लिखित हो गया। समाचार पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये आपका लिखित भाषा हो गया। इसके अलावे जो आप यदि मॉडर्न की बात करें, अभी के समय की बात करें, तो आप व्हाट्सएप करते हैं या फिर मैसेंजर पे चैट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, ये आपका लिखित है। तो लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा हम उसको कहते हैं जो संकेतों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में सफल हो जाते हैं, या दूसरों के भावों विचारों को सफल हो जाते हैं। जैसे कोई पूछता है कि आप खाना खाए, तो हम सिर हिलाते हैं हाँ या ना में, तो ये एक सांकेतिक भाषा होता है। ये गूंगे और बहरों के लिए उपयोगी होता है, चूँकि वो गूंगे बहरे जो होते हैं दोनों साथ में होते हैं, ना तो वो सुन पाता और ना तो बोल पाता, उसके लिए संकेत ही। इसके अलावा भी संकेत कई मायनों में है, कई अर्थों में हम लोग देख सकते हैं। कई जगहों पर हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग के रूप में हम लोग भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ट्रैफिक रूल में है, ट्रैफिक रूल में कोई ट्रैफिक पुलिस है, वो आपको रुकने का इशारा करता है या फिर जाने का इशारा करता है, या फिर रेड लाइट है तो स्टॉप, ग्रीन लाइट है तो आपका जाने का। तो ये सब क्या एक सांकेतिक भाषा है। तो ये मौखिक यानी भाषा के 3 रूप, एक मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं अधिगम की। देखिए, भाषा के कई ये तो पेडागोजी के हिसाब से देखेंगे हम लोग भाषा को एक बार, और थोड़ा सा अधिगम देख लेते हैं और अर्जन देख लेते हैं। दोनों को गौर से समझिएगा। देखिए, अधिगम का अर्थ आप जानते हैं कि सीखना होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, और अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना
यानी प्राप्त करना या ग्रहण करना। तो अधिगम सीखना, अर्जन ग्रहण करना। अब देखिएगा यहाँ से हम बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का लिखेंगे, 7-8 पॉइंट करके लिखेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिएगा ये दोनों से, अधिगम और अर्जन से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आसानी से बिना कन्फ्यूजन के फिर आप सही आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अधिगम और अर्जन है क्या। सबसे पहली बात कि अधिगम का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि सीखना होता है, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात पहले अर्जन का करेंगे। और अर्जन बच्चे पहले, यदि दोनों में सीधा सीधा पूछा जाए कि बच्चे पहले अधिगम करते हैं कि बच्चे पहले अर्जन करते हैं, सोचिए। तो बच्चे पहले क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। तो पहले हम लोग अर्जन की बात कर लेते हैं। अर्जन में जो पॉइंट लिखेंगे आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अधिगम का भी नोट कर सकते हैं और फिर आपको प्रश्न करवाएंगे। देखिएगा सीधे सीधे उन्हीं 7-8 पॉइंट से आपका प्रश्न रहेगा। तो पहला है, देखिए अर्जन क्या होता है? स्कूल जाने से पहले करता है। कोई भी बच्चा है स्कूल जाने से पूर्व करता है। अब शिशु जन्म लिया, जन्म के बाद जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा के द्वारा बच्चे अर्जन करते हैं और ये स्वतः कर लेते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जन करना क्या है? ये सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक, आप उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, या बच्चे कभी ये नहीं सोचते हैं कि बड़ा टफ है भाषा सीखना या अर्जन करना टफ होता है, वैसा नहीं सोचता है। और अधिगम में क्या होता है कि अधिगम में ये सीखना पड़ता है, इसके लिए एक विषय विशेषज्ञ या भाषा विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग का अभी मन हो जाए कि फ्रेंच सीखना है हमको या फिर स्पेनिश सीखना है, तो क्या करना होगा? एक विषय विशेषज्ञ को रखना होगा। इसके बाद वो हमको बताएंगे, हम सीखेंगे, सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसके लिए हम सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अर्जन में वैसी बात नहीं है। शिशु जब जन्म लेता है तो वो परिवार में या समाज में बोली जाने वाली भाषा को सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है कि इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि अनुकरण द्वारा सीखता है। शिशु जो होता है, शिशु जो भाषा मतलब अर्जन करते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी अनुकरण क्या कि जो समाज में या परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषा का वो अनुकरण करते हुए सीखते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं, जिस तरह के भाषा का प्रयोग उसके समाज परिवार में होता है, उन भाषाओं का वो अनुकरण करते हुए सीख लेता है। तो यहाँ अनुकरण कैसे सीख रहा है, भाषा अर्जन कैसे हो रहा है? अनुकरण द्वारा। इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक की भूमिका है नहीं है, शिक्षक की भूमिका नहीं है। इसमें पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावे ये भाषा सीखने में भूमिका मुख्य रूप से क्या होता है कि माता पिता हो या परिवार हो या वातावरण हो, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वातावरण यानी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा एक अनौपचारिक, इसके अलावा इसमें मातृभाषा का ज्ञान होता है। ये मातृभाषा का ज्ञान होता है। आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं एक बार। देखिए अर्जन क्या होता है? ग्रहण करना। शिशु जब भाषा का ग्रहण करता है तो वो स्कूल जाने से पूर्व होता है। और स्कूल जाने से पूर्व में क्या होता है, जो उसके परिवार में माता पिता या फिर समाज या परिवेश में जिन भाषाओं का प्रयोग होता है, जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसी भाषा को बच्चे सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं और अनुकरण करते हुए सीखते हैं। बच्चे कैसे सीख लेते हैं? अनुकरण करते हुए। शिक्षक की भूमिका नहीं होती इसमें, शिक्षक की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। शिक्षक चूँकि स्कूल जाने से पूर्व शिक्षक का कोई रोल नहीं होता। इसमें पाठ्य पुस्तक यानी कोई भी किताब की आवश्यकता इस भाषा को नहीं होती। अब जो बच्चे या जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी वो अपने भाषा जान रहे हैं, चाहे जो भी भाषा बोले, चाहे उड़िया हो, बंगाली हो या फिर खोरठा हो, अंगिका हो, कोई भी भाषा यदि वो बोल रहा है तो वो किताब के माध्यम से नहीं बल्कि माता पिता, परिवार या वातावरण की भूमिका के कारण वो इस चीज़ को बोल पा रहा है।
अगला है क्या, अनौपचारिक। ये भाषा अर्जन एक अनौपचारिक है और ये वाला क्या है, अधिगम औपचारिक है। देखिए अनौपचारिक क्या होता है कि वैसी क्रिया या वैसा शिक्षण जिसमें हमको कोई विशेष रूप से उसका टाइम टेबल नहीं हो, स्थान निश्चित नहीं हो, या फिर हमको सिखाने वाला कोई नहीं हो स्पेशलिस्ट, उसको हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और भाषा अर्जन के माध्यम से बच्चे मातृभाषा को सीखते हैं। अब मातृभाषा किसको कहते हैं, जिस भाषा परिवार के बीच में कोई शिशु जन्म लेता है और उस भाषा को सीखता है तो वो भाषा उसका मातृभाषा कहलाता है। हम लोग जिक्र करेंगे, भाषा का जिक्र करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में भी जब संविधान बना था पहली बार तो उस समय 14 भाषाएं थी हमारे संविधान में, संविधान के 8वीं अनुसूची में। फिर जो है बाद में और जो है आपका 8 भाषा जोड़ा गया, उसको भी देख लेंगे कैसे कैसे जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची याद रखिएगा, और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा को आपको हम बताएंगे अभी। अब देखिए, अब हम लोग अधिगम आते हैं। अब देखिए बच्चा जब पहले अर्जन करता है तो हम अर्जन की बात किए कि वो कैसे करता है, कहाँ करता है, उसमें अर्जन करने में कौन सहायता करते हैं। अब देखिए अधिगम क्या होता है कि ये स्कूल जाने के बाद की प्रक्रिया है। ये अधिगम बच्चा कहाँ करेगा, स्कूल में करेगा। पहली बात सहज एवं स्वाभाविक जो था, भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रयासपूर्ण होगा। अधिगम क्या होगा, प्रयासपूर्ण होगा। अब यहाँ पर वो स्वाभाविक था, सहज रूप से इजी वे में वो सीख रहा था, लेकिन अधिगम क्या करेगा, प्रयासपूर्ण। आप यदि प्रयास कीजिएगा तभी आप किसी भाषा का आपको ज्ञान होगा, अधिगम होगा, सीखना तभी होगा आपके अंदर। अनुकरण द्वारा, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा अर्जन में अनुकरण द्वारा भाषाएं सीखी जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, शिक्षक द्वारा सिखाया जाएगा, शिक्षक द्वारा सिखाई जाती है। शिक्षक या स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ जो कर सकते हैं आप, इसके द्वारा सिखाई जाती है। इसमें शिक्षक की भूमिका देख रहे हैं क्या, भाषा अर्जन में शिक्षक की भूमिका नहीं, इसमें शिक्षक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें माता पिता परिवार वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो आप उसके हिसाब से भाषा अधिगम में क्या होता है, इसमें जो है आपका पाठ विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अनौपचारिक शिक्षा हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, औपचारिक। इसके लिए एक निश्चित व्यक्ति होगा शिक्षा सिखाने वाला, एक निश्चित जगह विद्यालय होगा जहाँ पर बच्चे भाषा अधिगम करेंगे। और मातृभाषा, ये मातृभाषा क्या है, भाषा अर्जन का रूप है, ये ऑटोमेटिक अपने आप प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसके लिए अधिगम करने के लिए द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में प्रयोग होता है। द्वितीय तृतीय क्या हो गया कि मान लिया जाए कि आपके घर में मान लिया जाए बंगाली भाषा बोली जा रही है, तो आपका मातृभाषा बंगाली हो गया। अब आप स्कूल में आपका हिंदी है या इंग्लिश है, तो वो आपका द्वितीय भाषा है और तृतीय भाषा। ये बच्चे द्वितीय और तृतीय भाषा कैसे सीखते हैं, इसको हम लोग चॉम्स्की के सिद्धांत में डिटेल से देखेंगे। पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं, आप इसको नोट किए होंगे तो ठीक, और मेरा तो सलाह है कि इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन जब करवाएंगे देखिएगा आप इसी के अंदर से रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ये देखिए आपका जून 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, हम लोग देखे भी उसमें। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल दी जाती है। तो देखिए संप्रेषण कुशलता क्या होता है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, यानी विचारों और भावों का आदान प्रदान करना, ये संप्रेषण कुशलता के अंतर्गत ही होता है। तो ये भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता होती है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। देखिए भाषा अर्जन कर रहा है, भाषा अर्जन में सहज व स्वाभाविक होता है, ये कथन भी सत्य है। जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, अधिगम वाला में भी लिखा है आपको प्रयासपूर्ण होता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जून 2011 में पूछा है। इसके अलावा ये सब जो
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये बार बार रिपीट होता है, 2-3 बार पूछा है, 11 में भी ये पूछा हुआ है और जाके आपका 15 में भी पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार है नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, जानते हैं कि सीटेट बड़ा विचित्र रहता है, इसमें हमेशा आपको नहीं रहेगा, असत्य रहेगा, गलत है ये पूछेगा, या फिर सिवाय भी दे देगा। अभी तो सिवाय नहीं, निम्नलिखित में से सब ये चीज़ है सिवाय, मतलब उसका क्या निगेटिव पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न रहता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। देखिए, भाषा अधिगम और अर्जन यानी ग्रहण करने में कुशलता और अधिगम करने में कुशलता होता है, दोनों में कुशलता अलग अलग होता है। स्वाभाविकता क्या होता है, भाषा अर्जन स्वाभाविक है जबकि अधिगम स्वाभाविक नहीं है। इसका मतलब ये दोनों में क्या है, स्वाभाविकता भी अंतर है। सहजता, आप देख रहे हैं कि सहजता किस में पाया जाता है, भाषा अर्जन में, जबकि भाषा अधिगम में स्वाभाविक और सहजता नहीं पाया जाता। तो अंतर का आधार क्या है कि नहीं है, यानी सांस्कृतिकता नहीं है, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में संस्कृति का दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, दोनों का महत्व रहता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। फिर देखिए, नहीं वाला हमेशा पूछता है। देखिए, तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक में सत्य नहीं है, एक में नहीं आधार नहीं है, तो एक में उचित नहीं है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। आत्मसात करना यानी भाषा अर्जन के अंदर में क्या होता है कि सामाजिक होता है और सांस्कृतिक रूप से, दोनों रूप से ये क्या करता है, अपने आप में आत्मसात कर लेता है। ये सही है। कौन सा उचित नहीं है पूछ रहा है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ये भाषा अर्जन में नियम नहीं सीखे जाते, हम लोग अधिगम में भाषा नियम सीखते हैं। तो इसका आंसर तब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कभी कभी यहाँ से ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाता है। अगली बार तो और टफ होगा आपका एग्ज़ाम। 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेगी, ऑनलाइन टेस्ट जैसे एग्ज़ाम हो रही है अगली बार, तो कम से कम 25 दिन भी एग्ज़ाम हुआ कंटिन्यू, तो 25 सेट एक ही टॉपिक से यदि वो 4 प्रश्न दे रहा है, 3 प्रश्न दे रहा है, तो सोच सकते हैं कि इस बार 25 दूना 50 प्रश्न इसी चैप्टर से बनेगा। तो सोच सकते हैं कितना जटिल होगा, कितना डीप होगा। इसलिए डीप पढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी प्रश्न को पढ़िए तो इसका आंसर तो उचित नहीं है, ये बात सही पता चल गया। लेकिन सही चीज़ है, ये 3 बात सही है, इस पर आपको गौर करना होगा कि अगली बार प्रश्न हो सके आपका ऑप्शन से रहे। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। अभी पता है कि भाषा अर्जन में परिवेश का, परिवार का, समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। अब जिस परिवेश में रहेगा बच्चा, उस परिवेश में जो भाषा बोली जाती है उसी के आधार पर आंकड़ों, भाषाओं, नियमों, इन सभी को वो सहज रूप से, आसानी से, सरल रूप से सीख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें प्याजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की का, जो तीनों से हर बार प्रश्न पूछता है और कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ये प्रश्न देखिए, ये तो 2 ईयर का हम सैंपल दे दिए, कई बार, हर बार किसी न किसी रूप में पूछता है। देखिए, पहला वाला ये ऑप्शन है 2012 नवंबर में पूछा है, और ये जुलाई 2013 का ऑप्शन है, जो कि सेम क्वेश्चन है। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसको देखते हैं। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषा परिवेश की उपलब्धता। देखिए, कठिनाई स्तर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, चाहे वो भाषा अर्जन करे या अधिगम करे। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी अंतर है, ये भी महत्वपूर्ण अंतर है कि एक में पाठ्य पुस्तक होता है, एक में पाठ्य पुस्तक नहीं होता। यानी भाषा अधिगम में आपका पाठ्य पुस्तक होता है, भाषा अधिगम का कठिनाई स्तर हाई होता है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। अब आप थोड़ा जोर की दीजिए, दिमाग पे क्या होना चाहिए। हम भाषा का कठिनाई स्तर में अंतर होता है, भाषा का पाठ्य पुस्तक में भी अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, एक में पुस्तक होता है, एक में नहीं होता है, एक में सीखना होता है तो कठिनाई स्तर ज़्यादा होता है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति और भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषा परिवेश की उपलब्धता पर भी अंतर होता है कि एक का परिवेश सामाजिक होता है, अर्जन का परिवेश परिवेश क्या होता है, परिवार होता है, समाज होता है, वातावरण होता है। जबकि भाषा अधिगम का स्तर क्या होता है, उसका स्कूल होता है, विषय विशेषज्ञ होता है,
तो भाषा सीखने सिखाने की पद्धति में अंतर नहीं है। भाषा सीखने सिखाने में पद्धति में अंतर नहीं है। अब दूसरा यही अंतर देख लेते हैं, दूसरे बार जो जुलाई 2013 में पूछा, भाषा लेखन के अभ्यास का, स्वाभाविकता का नहीं, भाषा के नियमों का स्मरण करने का, पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का। देखिए जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम, देखिए अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है, सहज एवं स्वाभाविक होता है, ये जानते हैं हम लोग, तो इसमें अंतर होता है। भाषा के नियमों, अब जब अधिगम करना रहता है तो उस समय भाषा के नियम स्मरण करने का यानी याद रखने का भी अंतर होता है। एक में याद रखना होता है, दूसरे में अंतर ये नियम याद नहीं रखना होता है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, एक में पाठ्य पुस्तक होता है, एक में नहीं होता। भाषा लेखन के अभ्यास का, भाषा लेखन का इसमें अंतर नहीं किया गया है विचारकों द्वारा। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर नहीं किया गया। अब देखिए ये एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन है, अब क्या है, ऑप्शन दे दिया, सीधे सीधे आपको समझना है, शूट करना है, आपको एक तरह से फिट करना है सेंटेंस। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, अर्जन में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। आप देखें एक कॉलम स्टार्टिंग में जो आपको बताए, भाषा की कक्षा में ही संभव है, यानी भाषा अर्जन भाषा की कक्षा में ही संभव है। अर्जन में कक्षा का भी कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। भाषा सहज व स्वाभाविक होता है, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। ये वाला लग रहा है अभी तक, आप देखिएगा उसमें कॉलम तो उसमें आपको पता चलेगा। भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है। देखिए ये प्रयासपूर्ण किस में था, अधिगम में था, भाषा अधिगम में था, और भाषा अर्जन में क्या था, सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया। देखिए यहाँ से किस तरह से प्रश्न आपको हम थोड़ा सा बताए हैं, थोड़ा सा थ्योरी बताएं इसका, और उससे संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी ये तो सैंपल था, और भी कई प्रश्न हैं, उनको हम लोग देखने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग 3 भाषा विशेषज्ञ जो सिद्धांत हैं, एक पियाजे वाइगोत्स्की, यहाँ से भी बार बार प्रश्न रिपीट होता है, पियाजे वाइगोत्स्की और चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, ये तीनों से पहले इन तीनों का थ्योरी देख लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें पियाजे वाला क्या कहता है, वाइगोत्स्की क्या कहता है, और चॉम्स्की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके वाइगोत्स्की और चॉम्स्की। पियाजे भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका भाषा अधिगम और अर्जन से महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित ये वाला वीडियो हम बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।